अख्तुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, दिलीप जायसवाल साहब जी, 4 लीडर है और आपके पास 100 नंबर है, किसको कितना नंबर देना चाहेंगे? तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को मुझे लगता है 40% देना चाहिए। 40 नंबर, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप 30 नंबर दे दीजिए इनको। किनको? अख्तर साहब को दे दीजिए। 70 हो गया, बचा हमारे पास 30। और एक जावेद साहब के नाम बोले आप। हाँ। जावेद साहब को हम 20 ही देना चाहेंगे। हाँ। 90 हो गया। 90 और 10 हम देना चाहेंगे आपको जायसवाल जी को। आपको जो नंबर जब आप दे रहे थे, आपने 40 नंबर मास्टर मुजाहिद को दिया और 30 नंबर अख्तुल ईमान को दिया। हम बाकी का चर्चा अब नहीं करने वाले, जो कि उनका नंबर बहुत कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अख्तुल ईमान के लिए आपके दिल में जगह अब भी है। अगर वो कोशिश करे तो 10 नंबर का जो ये गैप है, ये लेवल पे आ सकता है। अगर चूँकि 40 और 30 में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो हम 2015 से लगभग MIM पार्टी में थे और उस दरमियान बहुत सारे ऊंच नीच का भी सामना करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब इस पार्टी में रहना ना रहना बराबर है। अगर किसी पार्टी में रह के आवाम का काम नहीं हो तो उस पार्टी में रहना ना रहना बराबर है। डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से हैं जी, इस बात को छोड़ दिया जाए, अगर हम आपसे ये पूछे कि जनता उन्हें वोट क्यों दे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर सोशल मीडिया पर अपने प्रचार प्रसार को नहीं कर रहा है तो वो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम उसके मरनी में, उसके हरनी में, उसके शादी में, उसके ब्याह में मौजूद रहते हैं। लेकिन उससे मतलब यही नहीं निकाला जा सकता कि वो विकास के काम कर रहे हैं। आवाम को जो है ना, बर्दाश्त करने का मादा ख़त्म हो गया है। अगर कोई काम 3 दिन में होना है तो वो चाहते कि हम पैसा देकर 1 दिन में काम को करवा लें। इसकी लालच, इसकी घूस, भ्रष्टाचार को बढ़ावा अगर कोई देता है तो वो पब्लिक देता है। बिल्कुल लगा सकते हैं आप, रात के 12 बजे उनको फ़ोन लगाएगा, आपका फ़ोन रिसीव होगा। चलिए हम ट्राई जरूर करेंगे। बिल्कुल कीजिए। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। आज हम मौजूद हैं KDB लाइव के अपने स्टूडियो में ही और हमारे ख़ास मेहमान हैं खुर्शीद साहब, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के किशनगंज जिला सचिव हैं युवा के। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से थे। सबसे पहले वेलकम, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई, आपके KDB लाइव के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाएं। पहले आप मजलिस के नेता हुआ करते थे कुछ माह पूर्व, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब राजद के हैं। इस सफ़र के दरमियान क्यों इधर से उधर होना पड़ा? इधर से उधर होने का मकसद ये रहा कि कोई भी इंसान किसी पार्टी में रहता है तो वो चाहता है कि आवाम का फ़ायदा हो, आवाम का काम हो। अगर किसी पार्टी में रह के आवाम का काम नहीं हो तो उस पार्टी में रहना ना रहना बराबर है। तो हम 2015 से लगभग MIM पार्टी में थे और उस दरमियान बहुत सारे ऊंच नीच का भी सामना करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब इस पार्टी में रहना ना रहना बराबर है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जिस वजह से मुझे लगा कि पार्टी को छोड़ देना चाहिए। किस उम्मीद से जुड़े फिर राजद से? राजद को मैं जो देख रहा हूँ, जो 90 के दशक का दौर था सीमांचल के एरिया में, जो राजद फला फूला, वो राजद अब मुझे फिर से लग रहा है कि वही राजद अपना इतिहास फिर से दोहरा रहा है। और जिसकी कमान को अभी देखिए तेजस्वी यादव जी संभाले हुए हैं। लालू यादव जी अस्वस्थ होने के बावजूद तेजस्वी यादव जी पार्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाले और संभाले। 2019 के इलेक्शन में उन्होंने जो प्रदर्शन दिया, एक युवा चेहरा के सामने आए, तो मुझे लगा कि उनसे जुड़ना चाहिए। आपने कहा कि अवाम के फ़ायदे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने मजलिस के दामन को छोड़ा जी। अमूमन देखा ये गया है कि जो लोग पार्टी से दरबदर होते हैं जी, अधिकतर वो अपने फ़ायदे के लिए होते हैं कि उनके खुद के फ़ायदे नहीं हो पाते, इसलिए फिर वो इस पार्टी से उस पार्टी करते रहते हैं। तो आपकी क्या? देखिए, बात आप सही बोलें कि बहुत सारे लोग खुद का फ़ायदा भी सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे अपना कोई निजी फ़ायदा अभी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई MP MLA किशनगंज का नहीं बनना है। हम एक पार्टी में जुड़ने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज में हम उठते बैठते हैं, उस समाज का फ़ायदा पहुंचाना हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है। आपने 90 के दशक का जिक्र किया और उसके साथ साथ राजद का भी जिक्र किया। 90 के दशक के राजद को जो जानते हैं उन्हें ये भी पता है कि उस समय बिहार की कानून व्यवस्था का क्या हालत था। जंगल राज का नाम दिया जाता था और खुलेआम दिया जा रहा था। और जब 90 के दशक में बिहार के लोग कहीं जाते थे तो लोग उन्हें
एक अलग दृष्टिकोण से देखते रहते। अभी का राजद और 90 के दशक का राजद में कोई फ़र्क हुआ है क्या? बहुत फ़र्क है। देखिए, कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है। उस वक्त राजद एक पिछड़े वर्ग, जो कह लीजिए आप, हर ऊंचे नीचे तबके के लोगों का अगर कोई नेता थे उस वक्त, तो लालू यादव जी थे, और हर किसी को लेकर चलने का काम कर रहे थे। और हर समाज में दो तरह का इंसान होता है, एक अच्छा एक बुरा। तो जो बुरा थे, उनके पार्टी के छवि को खराब करना चाहते थे, उस वक्त वो बुराइयों का साथ देते थे और उनके पार्टी को खराब करने का काम करते थे। 90 के दशक का जिक्र किया आपने। जी। और बीते कुछ ही दिनों की घटना है जी। पत्रकार अररिया से जो बिमल कुमार यादव, पप्पू यादव जी, उनकी हत्या जिस तरह से होती है, उनके घर में घुसकर के एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ऊपर गोलियां दागी गई। अररिया के ही एक SHO को समस्तीपुर के धरती पे लोहलान कर दिया जाता है। आपकी सरकार में न पत्रकार सुरक्षित है, न जो लोग वर्दी पहने हुए हमारी रक्षा करते हैं वो सुरक्षित है। क्या जंगल राज 2 अगर कहा जाए तो गलत होगा? देखिए, एक जंगल 2 राज कहने का मसला नहीं है। मसला है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। अगर ये घटना कहीं घटी है तो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जांच कानून कर रही है। इसमें क्या है, देखिए, कोई भी पत्रकार हो या हम आम इंसान हो, उसका कोई जाति व्यक्ति भी कुछ मामला होता है। हो सकता है कि उसमें कोई जाति मामला उनका कुछ हो, ये तो जांच का विषय है। ये जांच आने के बाद ही सामने में पता चलेगा। अमूमन जब भी कहीं कोई घटनाएं घटता है, चाहे एक आम इंसान के साथ हो या किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ हो, तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, वो उनकी आवाज़ को मजबूती से रखते हैं सरकार के सामने में। लेकिन सीमांचल में एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो बड़ी मजबूती और बेबाकी के साथ पत्रकार महोदय जो अपनी बातों को रख रहे थे, उस आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन सीमांचल के किसी भी नेता ने अब तक इसमें ना कोई बयान दिया है, ना तो दुख जाहिर किया है, ना तो शोक संवेदना प्रकट किया है। क्या समझा जाए महागठबंधन के नेताओं की इस खामोशी को पत्रकार की मौत पर? जिस तरह से महागठबंधन के तमाम तर नेता खामोश है, क्या वो अंदर खाने खुश हैं? नहीं, खुशी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने कहा ना, वो जांच का विषय, वो जांच अगर सामने आ जाए तो उस बिहार पे बात करना, शोक संवेदना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्या आपने देखा कि यहाँ के मौजूदा सांसद या जितने विधायक आपके राजद से हैं, चूँकि आप राजद से हैं तो मैं राजद की ही बात करूँगा, या आपके कांग्रेस के हैं या फिर आपके JDU के हैं, किसी का कोई बयान, किसी का मामूली सा फेसबुक पोस्ट तक देखा कि मैं संवेदना प्रकट करता हूँ? जी नहीं, मैं भी तो ऐसा नहीं देखा अब तक। क्या आपको नहीं लगता है करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। आपने किया? जी, मैं आपके इसके माध्यम से कर देता हूं कि मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। जो उनके साथ घटा वो घटना नहीं घटना चाहिए था। किसी भी इंसान के साथ वो घटना भविष्य में ना घटे, मैं इसका कामना करता हूं। JDU के बड़े बड़े नेता सीमांचल की धरती पर आए हुए हैं और अभी मैं शायद सीमांचल में ही है जी। कहा जाता है कि महागठबंधन की तरफ से ये कौन सा यात्रा है? कारवाने इत्तेहाद भाईचारा ये यात्रा है। मैं आऊँगा इस पे भी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें राजद और कांग्रेस के कोई बड़े लीडर नहीं दिख रहे हैं। अलग से आज कांग्रेस और राजद वाले की मीटिंग के संगत में हो रही है, जबकि पार्टी के बैनर तले बड़े बड़े मंत्री आए हुए हैं, तो सबको साथ रहते तो एक अच्छा मैसेज है। देखिए, ये गठबंधन जो है, हर एक पार्टी का अलग अलग गठबंधन है। ये भाईचारा इत्तेहाद जो अभी कह रहे हैं, जो निकला है, तो ये JDU की तरफ से निकला है जी। तो इसमें अभी कोई शामिल हाल कोई बात अभी नहीं आया मशवरा, मेरे ख्याल से। शायद अगर मुझे जानकारी की शायद कमी है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि हर किसी को मिलकर इसमें चलना चाहिए। अगर JDU का है, प्रश्न है तो फिर ठीक है। अगर पर्सनल है तो ठीक है, ठीक है। या अगर महागठबंधन का था, महागठबंधन का होता तो सबको लेकर चलने का काम किया जाता है इसमें। सीमांचल हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा। देश के कोना कोना में आग लगी। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला आया तब भी किशनगंज शांत रहा जी। आप समझ सकते हैं कि किशनगंज की मिट्टी में मोहब्बत का कौन सा वो तासीर है कि हम हर वक्त शांत रहते हैं। और गंगा जमुनी तहजीब की हम मिसाल दे सकते हैं तो किशनगंज को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर भाईचारगी की कहीं ज़रूरत है तो ऐसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है, मुर्की विधायक है और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तुल इमान साहब ने भी कहा है, और मैं भी सहमति जताना चाहूँगा उनके इस बात से कि जिन जगहों पर दंगे हुए, जहाँ पर
मस्जिदें जलाई गई जी जहाँ पर आपसे चाहे गलती किसी भी पक्ष से हो, मैं किसी एक के तरफ उंगली नहीं कर रहा हूँ, जी जहाँ पर माहौल ख़राब किया गया, वहाँ पर ज़्यादा भाईचारे की ज़रूरत है या किशनगंज में? मुझे लगता है कि भाईचारा इत्तेहाद जो अभी ये निकला है, इसका आगाज़ शायद किशनगंज से किया गया है। कहे कि गंगा जमुना तहजीब का अगर कोई मिसाल आपने कहा पूरे हिंदुस्तान में अगर दिया जाता है तो किशनगंज से दिया जाता है। तो मुझे लगता है इसका आगाज़ किशनगंज से शुरू हुआ है और इसका अंजाम पूरे 3400 जिला में, हमको 3800 जिला में मुझे लगता है ख़त्म किया जाएगा। तो मुझे लगता है वहाँ भी कारवां पहुँचेगा, कारवां ही है तो कारवां ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह। 2024 के लिए किशनगंज में क्या तैयारी आप लोगों की? हम लोग देखिए गठबंधन में जुड़े हुए हैं, गठबंधन का पालन करते हुए डॉक्टर जावेद साहब अभी सिटिंग एमएलए हैं। मुझे लगता है कि गठबंधन से आने वाले कैंडिडेट भी वही होंगे, तो जब उन्हें टिकट मिलेगा तो हम सब जितने गठबंधन के लोग हैं उनका समर्थन करेंगे। डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से हैं जी, इस बात को छोड़ दिया जाए, अगर हम आपसे ये पूछे कि जनता उन्हें वोट क्यों दे तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए मैं आपके ही केडीवी लाइव के माध्यम से शम्स, वो जो है हमारे दाड़ा भाई आपको उनका हर एक काम कागज़ पर दिखाएं कि सांसद साहब ने ये काम किया, सांसद साहब ने ये काम किया। मुझे लगता है कि सांसद साहब जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं करते हैं, वो अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप निभा रहे हैं, जिसका जिक्र दारा भाई ने आपके चैनल के माध्यम से किया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर सोशल मीडिया पर अपने प्रचार प्रसार को नहीं कर रहा है तो वो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम उसके मरनी में, उसके हरनी में, उसके शादी में, उसके ब्याह में मौजूद रहते हैं, लेकिन उससे मतलब यही नहीं निकाला जा सकता कि वो विकास के काम कर रहे हैं। उड़ती खबर है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों में गुमान होता है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का डर हमें इतना दिखा दिया जाता है कि हम उसके वोट देने की बात तो दूर है, हम उसका नाम का पहला सद्भाव भी लेना पसंद नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भा शब्द भी हम लेना पसंद नहीं करते, चूँकि हम डरते हैं भाजपा से। फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो कांग्रेस कोई गुमान होता है, घमंड होता है, हम काम करें ना करें, हम जनता के पास जाए ना जाए, हम किसी की फ़ोन रिसीव करें ना करें, लेकिन वोट तो लोग कहीं मजबूरी में से हम ही देंगे। इसका फ़ायदा मिल रहा है कांग्रेस? मजबूरी की बात नहीं है। देखिए आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को किशनगंज के लोग नहीं पसंद करते हैं, जिसका ऑप्शन आप कह लीजिए हमारे पास कांग्रेस है तो हम उसको दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अगर कांग्रेस के अलावा भी अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग उनको भी देंगे वोट, उनको भी देंगे। हाँ। क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए कांग्रेस लगातार यहाँ पे अपना बढ़त बना रहा है। अगर ऑप्शन हो तो शायद लोग विचार भी कर सकते हैं। सीमांचल की अगर हम हालात की बात करें, सड़कों की हालात आप भी देखिए, हमसे ज़्यादा आप सड़कों पे चलते हैं। किशनगंज जहाँ आप शायद मैं समझता हूँ आप स्थानीय निवासी किशनगंज के होंगे, कौन सा इलाका में किशनगंज है आपका? मोतीबाग में, वार्ड नंबर 5। जब बारिश होती है तो कभी पैदल निकले मोतीबाग में? बिल्कुल निकले हैं। पानी लगती है जी। देखिए पानी लगने का मसला तो क्यों ये है कि हमारे इलाके में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब तक ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, कौन करेगा? बीजेपी? नहीं, बीजेपी क्यों करेगी? जो यहाँ के सांसद हैं, एमएलए हैं। कौन है सांसद? हमारे जावेद साहब हैं। फिर करेंगे काम को? बिल्कुल वो करेंगे, उनको हम लोगों ने भी कहा है और कर ही रहे हैं, बहुत हद तक काम हो रहा है। देखिए यहाँ का जलस्तर जो है, किशनगंज की आप बात कर लीजिए तो यहाँ का जलस्तर बहुत ऊपर है, जिसके वजह से पानी का जलस्तर जो है रोड के ऊपर आ जाता है। तो इसमें ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको भी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी मसले हैं जी। अगर मसलों पे हम बात करना चाहें तो बात काफ़ी लंबी होती चली जाएगी। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें या हम बात करें कि जिस तरह से सरकारी दफातरों में हमारे जो लोग हैं वो जाते हैं जी, तो उनकी सुनी नहीं जाती है। ज़मीन मोटेशन की अगर हम बात करें तो बिना पैसा दिए हुए कई ज़मीन मोटेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं लगता इसमें किन लोगों की कमज़ोरी है? कमज़ोरी तो मैं कहूँगा सबसे पहले आवाम की कमज़ोरी है। आवाम ये चाहती, आवाम को जो है ना बर्दाश्त करने का मादा ख़त्म हो गया है। अगर कोई काम 3 दिन में होना है तो वो चाहते कि हम पैसा देकर 1 दिन में काम को करवा लें। इसकी लालच, इसकी घूस, भ्रष्टाचार को बढ़ावा अगर कोई देता है तो वो पब्लिक देता है। हम, आपके पास पैसा है, आप जाके पदाधिकारी को पैसा दे दिए, आपका काम 1 दिन में हो गया। जिसको 3 दिन के लिए वेटिंग में कहा गया था तो वो तो 3 दिन इंतजार करके चला गया, पर उसको तो पैसा नहीं लगा।
तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा अगर कोई देता है तो हम और आप और हम पब्लिक देते हैं। कहा जाता है कि मिशन बहुत ज़रूरी है जी। चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, हमारा एक मिशन होना चाहिए। बिना मिशन के, बिना गोल के, बिना रणनीति के जो कोई भी हो किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर वो चलते रहता है तो समझ लीजिए कि वो आंख बंद करके ढेर फेंक रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ लगेगा कोई पता नहीं है। आप राजनीति में है, MIM में थे, राजद में जुड़े हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की बात अगर हम करें तो राजनीति में आपका लक्ष्य क्या है, आप किस मिशन को लेकर चलते हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा मिशन यही है, मैंने पहले पूर्व में भी कहा कि मैं चाहता हूँ हमारे आवाम का फ़ायदा कैसे हो। बहुत सारे आवाम ऐसे होते हैं जिनको ऑफिस क्या होता है उसको नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको राशन कार्ड बनाना है, कैसे बनना है उनको नहीं मालूम। अगर उनके आई कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उनको नहीं मालूम। तो हम जो समाज के लोग हैं, अगर हम जानते हैं, हमें जानकारी है, तो हम उसके काम को करें और कराएं। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए खुशी की बात होगी कि अगर हमारे चलने से, फिरने से और किसी ऑफिस जाकर किसी के काम को करा देने से अगर किसी के इंसान के काम हो जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी बात से एक बात पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, टॉपिक से हटके वाली बात है। अमूमन बहुत सुलझे हुए जैसे कि आप है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और बात करने का वो भी तब आता है जब सामने वाला भी आपकी बातों का बराबर वो जवाब दे। चाहे एक वार्ड सदस्य हो या समिति हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो, हम MP MLA तक फिलहाल नहीं जाना चाहेंगे। किसी को भी आप लेकर यहाँ जाइए, A to Z मैं कहता हूँ आपको, किसी को भी एनीवे, अगर हम ऑन द कैमरा उससे पूछी तो वो कहेंगे कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, मुझे आवाम की खिदमत करना है। और एक वार्ड सदस्य की सैलरी 500 रुपया होता है, एक मुखिया का सैलरी जो मानदेय सरकार देती है 2500। तो अगर वो सेवा करता है तो क्या 2500 रुपया में मुखिया साहब 4 व्हीलर मेंटेन कर लेते हैं? नहीं। क्या 2500 रुपया सैलरी में मुखिया जी तमाम तर जरूरतें पूरा कर लेते हैं? तो फिर यहाँ का ढोंग करने की क्या जरूरत होती है कि मैं आवाम की खिदमत करने के लिए राजनीति में हूँ, ये सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी जब इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है जी, तो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल कह लीजिए बहुत मजबूत होता है, या तो पैसे से बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से वो जो है चुनाव में उतरता है और अपने वर्कर्स को चलाता है या आवाम के बहुत सारे मसले मसाइल को देखता है, देखते हुए वो जीतता है। और अगर उनके बहुत सारे लोग ज़मींदार भी होते हैं, आप गांव में देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ज़मींदार भी होते हैं, वो अपना पैसा वगैरह लगा के इंशाल्लाह जीतते हैं। तो अपना खुशी है, घुसने के बाद अब आप मान लीजिए मेंबर बन गए, मुखिया बन गए, तो पैदल तो चलेंगे नहीं, गाड़ी लेना पड़ेगा, तो गाड़ी ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ 2500 जो मानदेय सरकार से दिया जा रहा है उससे मानदेय का मसला ये है कि वो मानदेय उसकी सैलरी नहीं है। अच्छा। मानदेय उसका ऑफिस खर्च है, जिरोक्स कराना है, कागज है, कलम है। आप वार्ड पार्षद का ले लीजिए, वार्ड पार्षद का 500 रुपया वो सैलरी नहीं है, वो उसका ऑफिस खर्च हो गया कि आपको मतलब कि कॉपी है, कलम है, ये है वो किशनगंज नगर की जो क्या बोलता है वो मुख्य वार्ड पार्षद जी, चूँकि किशनगंज बहुत बड़ा जिला है, लेकिन सामाजिक कार्यों में हमने चूँकि हम भी किशनगंज में रहते हैं और सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा उसकी हम संलिप्तता दिख नहीं रही। क्या आपका क्या विचार है मुख्य पार्षद? मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैं, मेरी टीम वार्ड नंबर 5 से उनको खुल के समर्थन किए और मुझे लगता है पूरे 3400 वार्ड में अगर सबसे ज़्यादा समर्थन और सबसे ज़्यादा वोट अगर उनको मिला है तो हमारे वार्ड से, हम लोगों की मेहनत से, हम लोगों की टीम की मेहनत से 617 वोट हम लोगों ने उनको दिया। और इस बात की जानकारी उनको भी है और वो इस बात की जानकारी रखते हैं, वो नाम भी लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 3-4 महीना तक वो अपने काम को बखूबी निभाएं और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी बहुत रहें और अपने हर काम को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी को पोस्ट किए तो अब ऐसा लगता है ना कि अब ये काम भी अभी कर दीजिए, वो काम भी अभी कर दीजिए। तो हम ये कहते हैं 15 साल से जो नगर परिषद सुता हुआ था, गहरी नींद में सोया हुआ था, हम कहते हैं तिल्लू बाबू, समय लगेगा जी, समय लगेगा। तिल्लू बाबू जो थे उनके घर तक तो दूर, उनको कोई फोन नहीं कर सकता था। आप इंद्रदेव पासवान जी को फोन कर लीजिए, आपका फोन एक बार में रिसीव होगा। अगर बाद में वो फोन रिसीव नहीं कर सके किसी कारण, करता है कि हम फोन लगा ही दे, लेकिन रात का मौसम बिल्कुल लगा सकते हैं आप। रात के 12 बजे उनको फोन लगाएगा, आपका फोन रिसीव होगा। चलिए हम ट्राई जरूर करेंगे, बिल्कुल कीजिए। बाय द वे हम ये एक सवाल एक था कि आप भूल जाइए कि आप राजस्व से हैं, ठीक है, आप आम इंसान, बिल्कुल। और मैं 3 आपको 100 नंबर दे दिया,
और मैं 3-4 लीडर का नाम लेता हूँ जो बड़े बड़े लीडर पे किसको कितना नंबर देंगे, मैं नाम लेता हूँ। अख्तुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, दिलीप जायसवाल साहब, 4 लीडर है और आपके पास 100 नंबर है, किसको कितना नंबर देना चाहेंगे? तो मैं चारों के बारे अलग अलग बोल दूं? किसको कितना नंबर देना? किसको कितना देना है? 100 नंबर आपके पास 100 है। 100 नंबर मेरे पास है। मास्टर मुजाहिद साहब को मुझे लगता है 40% देना चाहिए। 40 नंबर, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप 30 नंबर दे दीजिए इनको। किनको? अख्तर साहब को दे दीजिए, 70 हो गया, बचा हमारे पास 30। और एक जावेद साहब के नाम बोले आप। जावेद साहब को हम 20 ही देना चाहेंगे। 90 हो गया। 90 और 10 हम देना चाहेंगे आपको जायसवाल जी को। जब शुरुआत में आप बोल रहे थे तो मैं जो आकलन कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि कोई इंसान अपने आप को कितना भी चतुर समझ ले, जी मैं अक्सर समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं चतुर हूँ, लेकिन मैं आपसे धोखा खा गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कांग्रेस जावेद साहब के कट्टर समर्थक हैं। फिर मैं जानना चाह रहा था कि आखिर आप हैं क्या। मेरा जो नंबरिंग था तो दरअसल मैं जानना चाह रहा था कि आप एक्चुअली में है क्या। तो जाहिर सी बात है चीज़ें लोगों के सामने में आ गई। बिल्कुल। अब हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल, शादी हो गई है मेरी। थोड़ा सा जानना चाहिए चूँकि युवा है, अब जो शादी के बाद की लाइफ है या जो पहले की है, कौन सा ज़्यादा बेहतर था? शादी के बाद वाला लाइफ बेहतर है। कभी लेट हो गया, अभी आप आए हैं, मैं समझता हूँ शायद 8 बज चुके हैं, 10 बज जाए, हो सकता है बात लंबी चले, तो फ़ोन नहीं करते हो? जी 10 बजे तक का टाइम दिए हुए हैं। उसके बाद जी क्योंकि हम उनको बोल दिए हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज के किसी भी काम में कहीं भी जा सकते हैं। 10:30 बजे गए तो दरवाजा बंद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरवाजा बंद नहीं होती है। फ़ोन करने पे उनको हम इत्तला कर देते हैं कि 10:30 बजने वाला है, लेट हो रहा है, मैं आ जाऊँगा। ऐसा अगर कभी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है आपको तो कौन चीज़ पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। वार्ड नंबर 5 से। अगर वार्ड पार्षद का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, लड़े हैं क्या एक बार? नहीं लड़े, फर्स्ट टाइम आप चाहते हैं जी, और भी लोग होंगे वो भी चाहेंगे जी। बहुत समय है अभी, लेकिन फिर भी हम जब आ ही गए तो पूछ ही लेते हैं कि आप किस तरह से काम करेंगे, आपका रणनीति क्या होगा, आपका जो विकास का मॉडल है वो क्या होगा? विकास का मॉडल सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा करना। नगर परिषद का यही काम है, यही दायित्व है कि शहर को कैसे क्लीन ग्रीन और साफ सफाई रखना, सजाना संवारना कैसे है। तो मेरा काम ये रहेगा, अगर मैं इंशाल्लाह अगर वार्ड नंबर 5 से जीता तो मैं हर एक दिन वार्ड में घूम कर नाला सफाई, कूड़ा उठा कि नहीं उठा, अगर नाला का ढक्कन टूटा हुआ है तो उस पर अविलंब काम करवा के उस नाला को ढक्कन को क्लोज करवाना। लाइट का व्यवस्था बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, और रोशनी का व्यवस्था रहना चाहिए। लोगों का खिदमत करना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। लोगों का अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो मैं दौड़ कर जाऊं, उसके घर से जाऊं, उससे पूछूं कि क्या आपका क्या क्या परेशानी है। अगर उनकी जो भी परेशानी मेरे रिलेटेड उनका जो भी परेशानी आएगा, मैं उनके घर में जाकर उनके सारे काम को करने का काम करूंगा। मुझे अभी याद आया कि आपको जो नंबर जब आप दे रहे थे, आपने 40 नंबर मास्टर मुजाहिद को दिया और 30 नंबर अख्तुल ईमान को दिया। हम बाकी का चर्चा अब नहीं करने वाले, जो कि उनका नंबर बहुत कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अख्तुल ईमान के लिए आपके दिल में जगह अब भी है। अगर वो कोशिश करे तो 10 नंबर का जो ये गैप है ये लेवल पे आ सकता है। अगर चूँकि 40 और 30 में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, और अगर थोड़ा सा पहल कर दे तो ये जो गैप है वो शायद मौका है कि वो बराबरी पे आ जाए। देखिए, अख्तुल ईमान साहब एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस पार्टी से वो MLA भी हैं प्रेजेंट में, और MP कैंडिडेट भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी वो कैंडिडेट रहेंगे। मुझे लगता है उनकी पार्टी और वो जिस तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं, और हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में हर पार्टी के कैंडिडेट, अभी मास्टर मुजाहिद साहब भी अपना कर रहे हैं, तो हर तरीक़ा से हर कोई कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और कर रहे हैं, आवाम के दिल में अगर जगह बनाएंगे और आवाम अगर पसंद करेगा तो वोट देगा। चलिए, बहुत सुलझे हुए तरीके से बातों को रख रहे हैं आप। हर लोग कहते हैं कि किसी भी मर्द के पीछे कामयाब औरत एक औरत के हाथ होती है। आपने कहा मैं शादीशुदा हूँ, जो मोहतरमा अगर हो सकता है कि वीडियो जब अपलोड हो तो वो भी सुने और देख रही होंगे, नहीं तो दिखा देंगे इंशाल्लाह, मैंने देखता ही होंगे। तो उनके लिए ऑन द कैमरा अगर हम कुछ बोलने बोले तो उसके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ में? देखिए, उनके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशी आई, और उनके जिस्म से और हमारे लुत्फ़ से जो बच्चा पैदा हुआ
बहुत माशाअल्लाह बहुत नेक बच्चा है, और मेरे लिए वो बच्चा बहुत ही कारगर साबित हुआ। और अल्लाह से मेरे लिए दुआ, अल्लाह से दुआ है उस बच्चे के लिए कि अल्लाह उसे लंबी उम्र दे और उसे हर वो तरक्की से नवाजे जो मेरे दिल में उसके लिए ख्वाहिश है। हम देख कैमरा है, चूँकि अगर आप शिकायत भी कर नहीं सकते, मजबूरी भी है, अगर नहीं मन में अगर हो भी तो हम देख कैमरा, इतनी हिम्मत तो आप में होगा नहीं इतना। चलिए आखिर में युवाओं के लिए कुछ संदेश, चूँकि मैं चाहूँगा कि एक संदेश दिया जाए जो आजकल जो माहौल बनता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति जो गाली गलौज सारी चीज़ें होता रहा है, मैं चाहूँगा उसके लिए एक संदेश देकर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे किशनगंज के नौजवानों से कि यहाँ के नौजवान बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत ही पार्टी के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति बहुत एग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं किशनगंज का विकास हो। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर आकर किसी भी इंसान के बारे में उल्टा गाली गलौज करना मुझे लगता बेहतर नहीं होगा। आप आने वाले किशनगंज के भविष्य हैं, आप वोटर हैं, आज आप हैं, कल कोई नेता है, कल हो सकता आप नेता बने। इसलिए मैं आप तमाम नौजवानों से केडीवी लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप एक गोल लेकर चलें, आप एक एम लेकर चलें, अपने किशनगंज को किस तरीक़ा से तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक नौजवान हूँ, आप तमाम नौजवान अगर ऐसी दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा किशनगंज विकास की ओर बढ़े, तो आप जाति मुद्दा को छोड़कर आपस में भाईचारगी को पैदा करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे खुर्शीद साहब जो कि राजद किशनगंज से ये जिला सचिव हैं। बड़ी बखूबी तरीके से अपनी बातों को बेबाक अंदाज में आपके बीच रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि मर्यादित तरीके से शालीनता में रहकर हम अपनी सोच को भी, आप अपनी सोच को भी कमेंट में रख सकते हैं। विदा लेना चाहेंगे इस वादे के साथ कि मौका मिला, ज़िंदगी बची रही तो फिर आएंगे आपके बीच। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।